फ्रांसिस पर किए गए केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल मचा तो केरल कांग्रेस ने फिर एक पोस्ट करके माफी मांगी और कहा है कि किसी धर्म का तिरस्कार करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है। दरअसल केरल कांग्रेस ने इटली में प्रधानमंत्री मोदी और पॉप के मुलाकात की फोटो साझा करते हुए तंज कसा था और लिखा था कि आखिरकार पॉप को भगवान से मिलने का मौका मिल गया। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पॉप फ्रांसिस पर किए गए केरल कांग्रेस के ट्वीट पर अब बवाल मचा तो केरल कांग्रेस ने पोस्ट करके माफी मांगी और कहा कि किसी धर्म का तिरस्कार करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है। उसको कवर करने की भी कोशिश की गई। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में पानी पर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के छतरपुर में पानी की किल्लत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान जल बोर्ड के दफ्तर पर हमला हो गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अचानक से फूटा और उन्होंने पुलिस के सामने ही जल बोर्ड के दफ्तर पर जमकर मटके फेंके, जिससे दफ्तर के शीशे टूट गए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर दिल्ली की मुख्य पाइपलाइन को सुरक्षा देने की अपील की। आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव, भीड़ का निशाना बना दफ्तर, जल बोर्ड ऑफिस के शीशे टूटे। दिल्ली में बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई। ये मटका नहीं, गुस्सा फूट रहा है। प्यासी, तड़पती और त्राही त्राही करती दिल्ली की आवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि पानी के लिए दिल्ली में टैंकर युद्ध शुरू हो चुका है। दिल्ली का कंठ इस कदर सूख चुका है कि लोग दहाड़ मार रहे हैं। सरकार से गुहार लगाने के लिए भरी दोपहरी में कहीं मटके फोड़े जा रहे हैं तो कहीं खाली बाल्टियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और चौंकाने वाली बात, ये तस्वीरें राजधानी के 1-2 इलाके की नहीं बल्कि कई हिस्से की हैं। दिल्ली में पानी की मारामारी ऐसी है कि टैंकर आता नहीं कि खाली हो जाता है। लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि जरा सी भी देर हुई तो नहाना तो दूर, पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला, चिल्ला गांव, और यही वजह है कि टैंकर के पहुंचते ही पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। घंटों इंतजार और मशक्कत के बाद लोगों को बाल्टी भर पानी नसीब होता है। दिल्ली के गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला और चिल्ला गांव से जो तस्वीरें आई, उसने दिल्ली के जल संकट के व्यापक होने का खौफ पैदा कर दिया है। सरकारों के पास भी दिल्ली के लोगों की ये तस्वीर पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग तो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने में व्यस्त हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई, उस लीकेज और काफी सीवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के आरोपों का जवाब दिया दिल्ली से सांसद बांसुरी, स्वराज और मनोज तिवारी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से, किस मुंह से वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती है? किस मुंह से वो बाकी प्रदेशों पे, हरियाणा पे दोषारोपण करती है? पहले कांग्रेस फुलाती फुलाती थी, आज आम आदमी पार्टी फुला रही है। हरियाणा से, यूपी से अगर पानी बढ़ाकर नहीं दिया जाता तो इनके टैंकरों को भी पानी नहीं मिलती, मगर ये पानी देना नहीं चाहते, पानी बेचना चाहते हैं। बीजेपी ने जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने साल 2013 में ये वादा किया था कि दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन केजरीवाल का वो वादा 11 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। आज भी दिल्ली की जनता 2 बूंद पानी के लिए तरस रही है। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में
दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। आज 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अब आपको दिल्ली को पानी की कितनी जरूरत है और किल्लत का फर्क भी बताते हैं। दिल्ली में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, जबकि 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन ही मिल पाता है। हर दिन 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है, यानी दिल्ली में रोजाना 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। ये किल्लत हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। पानी की इस कमी पर घनघोर राजनीति होती है, लेकिन गर्मी का मौसम खत्म होते ही पानी का मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टियों के साथ ही दिल्ली वाले भी आर पार के मूड में हैं। पानी आ रहा नहीं है, कभी तो एकदम आ जाता है, कभी एकदम चले जाता है। रेता आ रही है, 33 रुपए की बोतलें आ रही हैं खरीद के। किसी के पास पैसे नहीं है तो मांग मांग के पानी ला रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई जो अब हो रही है साल भर से। ड्राई कैपिटल बनी दिल्ली में 1-2 जगह जल का संकट हो ऐसा भी नहीं है। दिल्ली के 17 इलाके इस वक्त पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रहे हैं। मयूर विहार, संगम विहार, देवली, नजफगढ़, महिपालपुर, ककरोला, उत्तम नगर, गीता कॉलोनी, संजय कैंप, रोहिणी, बेगमपुर, वसंत कुंज, चिल्ला गांव, बेगमपुर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी। एक दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर गर्मी में ये पानी का संकट आता है। ये संकट क्यों आता है? क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बनाया हुआ संकट है, ताकि वो अपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर सके, ताकि वो इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी को प्रेस वार्ताओं से फुर्सत कहाँ मिलती है? अब समझिए कि दिल्ली में पानी के संकट की असली वजह क्या है। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई सोर्स नहीं है, जिस वजह से उसे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति हरियाणा की तरफ से आने वाली यमुना नदी, उत्तर प्रदेश की तरफ से गंगा नदी और पंजाब की तरफ से भाखरा नांगल बांध से होती है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली को रोज 129 गैलन पानी की जरूरत है, जबकि यमुना, गंगा और भाखरा नांगल बांध से 97 करोड़ गैलन ही आपूर्ति हो पाती है। गर्मी में दिल्ली में पानी की डिमांड और भी ज्यादा हो जाती है और इससे दिल्ली में पानी का संकट गहरा हो जाता है। लेकिन यह संकट खत्म कैसे होगा, इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठकर सोचने की जरूरत है। 840 दिन से ज्यादा की जंग करने के बाद अब पुतिन ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस ने जंग में 7 लाख सैनिक उतार दिए हैं। इधर यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही तबाह कर दिया। За Россию! За победу! Ура! युद्ध में उतरे 7 लाख सैनिक, पुतिन की विश्व युद्ध तैयारी। लगभग 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन की जंग अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाई। नाटो के 32 देश मिलकर भी रूस को कभी हरा नहीं पाएंगे। पुतिन ने 15 जून 2024 को ऐलान कर दिया है और दुनिया को बता दिया है कि रूस ने यूक्रेन जंग में 7 लाख सैनिकों को झोंक दिया है। जरा देखिए पुतिन के तेवर क्या बता रहे हैं। У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч. У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч. जो हवा में मारेगा वही जमीन पर जीतेगा। जरा अंदाजा लगाइए, 7 लाख सैनिक जमीन पर लड़ेंगे और आसमान से रूसी जेट और मिसाइलें जब यूक्रेन और नाटो देशों पर हमला करेंगी तो क्या हाल होगा। असली जंग तो अब शुरू हुई है। रूस ने यूक्रेन और नाटो के खिलाफ एक ऐसा शैतान उतार दिया है जो जमीन से आकाश तक यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रहा है। आखिर रूस के Su-34 लड़ाकू विमान में ऐसा क्या है जिसे देखकर यूक्रेन और नाटो की वायुसेना खौफ में आ गई है। रूस ने उतारा 2-in-1 शैतान। लगभग 36 महीने की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस के लड़ाकू विमान 40,000 फीट से बम बरसा रहे हैं, जबकि 400 फीट से गोलियां बरसा रहे हैं। आखिर पुतिन ने इस लड़ाकू विमान को 800 दिन के बाद अब जंग में क्यों उतारा है?
40,000 फीट से बम मारा, 400 फीट से गोलियां बरसाई। चाहे रूस के जनरल हों या फिर यूक्रेन या नाटो के जनरल, सभी का मानना है कि जिसकी वायुसेना और हवाई सेना की ताकत सबसे प्रचंड होगी, वही युद्ध का विजेता होगा। पिछले 21 दिनों से रूस पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है। रूस के इन हवाई हमलों में जहां इस्कंदर और किंजल जैसी बेहद ताकतवर मिसाइलें शामिल हैं, वहीं ईरान के शाहिद 136, शाहिद 131 और अराश 2 जैसे आत्मघाती हमले यूक्रेन के काल बन चुके हैं। यहां तक कि रूस की रॉकेट आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन को मौत का किला बना दिया है। लेकिन इतने प्रचंड हमलों के बावजूद यूक्रेन नाटो के दम पर जंग में टिका हुआ है। इसलिए अब पुतिन ने अपने जनरलों के साथ मिलकर रूस का एक ऐसा लड़ाकू विमान जंग में उतार दिया है जो यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 8 शहरों पर भयानक गोलाबारी कर रहा है। रूस का Su-35 एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे 2-in-1 शैतान कहा जाता है। रूस का Su-34 एक ऐसा फाइटर है जिसके अंदर फाइटर जेट और बम वर्षक विमान दोनों की जबरदस्त खूबियां हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंग के मैदान में जहां ये Su-34 लड़ाकू विमान अमेरिका के चौथी पीढ़ी के F-16 और 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं बम वर्षक विमान के रूप में Su-34 अमेरिका के B-1B, B-2 और B-52 बम वर्षक पर 21 साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का Su-34 फाइटर अब तक यूक्रेन पर 500 हवाई हमले कर चुका है। आप भी जान लीजिए कैसा है रूस का Su-34 लड़ाकू विमान। रूस ने उतारा 2-in-1 शैतान। Su-35 2 इंजन वाला, 2 सीट वाला लड़ाकू विमान है। सभी मौसम में काम करने वाला मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बम वर्षक और स्ट्राइक लड़ाकू विमान है। यानी Su-34 बम वर्षक की तरह बम बरसाता है और फाइटर जेट की तरह गोलियां बरसाता है। Su-34 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के उच्चतम गति से उड़ान भर सकता है। Su-34 4000 किलोमीटर तक गोलीबारी कर सकता है। रूस का दावा है कि Su-34 45,100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 72 फुट और 2 इंच लंबा है, जबकि इसकी ऊंचाई 19 फुट और 5 इंच है। अपने विशाल आकार के बावजूद Su-34 क्रूज मिसाइलों और 8 टन के बमों के साथ सटीक हमला करता है। पुतिन ने अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर रूस को छेड़ा तो फिर रूस घर में घुसकर मारेगा। पुतिन ने साफ धमकी दी है कि यूरोप और पश्चिमी देश अगर रूस के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो रूस बहुत बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु जंग तक का इशारा किया है। पुतिन और रूसी सैनिकों ने जोरदार हुर्रे का नारा लगाकर रूस से इरादे जता दिए हैं। हुर्रा! जून महीने में यूक्रेनी सेना हर 2 दिन बाद दावे कर रही है कि उसने रूसी सेना के सुखोई 57 जैसे लड़ाकू विमानों को ड्रोन हमलों में मार गिराया है। यूक्रेन को अपनी ड्रोन ताकत पर इतना नाज है कि अब उसने दावा किया है रूस का फाइटर और बॉमर दोनों खूबियों वाले सुखोई 34S को उसने उड़ा दिया है। लगभग 4 से 5 सुखोई 34S को मारने का दावा यूक्रेन कर रहा है। कुल मिलाकर पुतिन के तेवर बेहद खतरनाक और विनाशक हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया पुतिन के क्रोध को भांप नहीं पा रही है। अगर नाटो ने रूस को तबाह करने की कोशिश की तो रूस अपने वजूद को बचाने के लिए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में जरूर झोंक देगा। बकरीद से पहले हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना पर बहुत बड़ा हमला किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, रफाह में हमास ने महज एक एंटी टैंक मिसाइल से इजरायल की बख्तरबंद वाहन उड़ा दिए। हमास के इस हमले में इजरायल का एक डिप्टी कमांडर समेत 8 इजरायली सैनिक मारे गए। हमास के इस हमले के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम नेतन्याहू से साफ कहा है कि गाजा जंग में इजरायल बुरी तरह से फंस गया है। मार दिए 8 सैनिक, हमास के जाल में इजरायल। पिछले 100 दिनों से इजरायली सैनिक यही समझने की कोशिश में जुटे हैं कि लगभग तबाह हो चुका हमास उन पर हमले कैसे कर रहा है और इतने ज्यादा इजरायली सैनिक गाजा में क्यों मारे जा रहे हैं। रफा, खान यूनिस,
दक्षिणी गाजा जबालिया कैंप के पास जिस तरह से हमास के लड़ाके चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। हमास के लड़ाकों का सबसे ताजा और भीषण हमला एक बार फिर से रफा में हुआ है, जिसमें इजरायल के 8 सैनिक मौके पर ही मारे गए हैं। हमास का यह हमला इतना घातक और भीषण था कि इजरायली सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह है कि मारे गए इजरायल के 8 सैनिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर में बैठे थे, जो खतरनाक धमाकों को सहन कर सकता था। लेकिन हमास ने इस बार इस तरह से हमला किया है। इजरायल के सभी 8 सैनिक नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला कैसे हुआ, इसे आप जरा एनिमेशन से समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रफा में जिस वक्त 8 सैनिकों वाली इजरायली टुकड़ी हमास के ठिकाने पर कब्जा करने जा रही थी, उसी वक्त इमारतों के मलबे के पीछे छिपे हमास के लड़ाकों ने इजरायल के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर पर एंटी टैंक मिसाइल से बेहद पास से हमला किया। एंटी टैंक मिसाइल ने जैसे पलक झपकते ही इजरायली बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर की धज्जियां उड़ा दी। हमास की एंटी टैंक मिसाइल का धमाका इतना जबरदस्त और तेज था कि बख्तरबंद वाहन में बैठे इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। इजरायल ये भी दावा कर रहा है कि हमास ने एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ घातक आईईडी धमाकों का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तबाह हो गया और इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। סרן ווסים מחמוד, סגן מפקד פלוגה ו7 מלוחמיו נפלו לפנות בוקר במהלך התקפה על תל סולטן שברפיח. בשעות הבוקר המוקדמות गाजा जंग पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है। अमेरिका की बाइडेन सरकार बार बार पीएम नेतन्याहू से कह रही है कि गाजा जंग को अब रोक दो, लेकिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है, चाहे जो हो जाए इजरायल तब तक जंग नहीं रोकेगा जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। 8 सैनिकों के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के आक्रामक तेवर बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 100 दिन में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यहां तक कि G7 की मीटिंग के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि इजरायल हमास के जाल में बुरी तरह से फंस गया। ऐसा लग रहा है जैसे इजरायल एक जाल में फंस रहा है। गाजा में हमास को इसे अलग थलग करना था। इजरायल के दोस्तों को इजरायल को स्पष्ट मदद देने की जरूरत है। उसकी सुरक्षा के लिए इजरायल के साथ इटली है। हम बिल्कुल यही कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। करेंगे विश्राम।